हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं पुनः एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो इंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता, जिसको हम लोग ईपीएस शॉर्ट में कहते हैं, उसका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 1 से 10 इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। आशा करता हूं जो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें अभी लगातार एग्ज़ाम तक वो सारे मटेरियल हम देने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर इसे देखें और बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। देखते हैं हमारा पहला शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला है, अवसर लागत क्या है? अवसर लागत के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसके आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री ने अवसर लागत के विचार में संशोधन किया और इन्होंने वास्तविक लागत के स्थान पर अवसर लागत का प्रयोग किया। अर्थशास्त्री का मौलिक सिद्धांत यह है कि आर्थिक साधन आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं, अतः किसी वस्तु के उत्पादन का अर्थ दूसरी वस्तु या वस्तुओं के उत्पादन से वंचित होना है। तो हम लोग जब इसको लिखेंगे तो ये पहला वाला जो 4 लाइन है इस पर ध्यान नहीं देंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। किसी वस्तु की अवसर लागत वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पादन उन्हीं उत्पत्ति साधनों द्वारा उसी लागत पर वस्तु के विक्रय के रूप में किया जा सकता है। आपको अगर यह लगे तो हम कहेंगे इसे भी छोड़ दें, और यह इसका बेहतर आंसर यहाँ लिखा है जिसको हम बताएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। किसी साधन की अवसर लागत का अभिप्राय उस साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में मिलने वाले मूल्य से है। अगर कोई साधन है तो उस साधन का अवसर लागत का यह अर्थ हुआ जो उस साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में मिलने वाले मूल्य से, उस साधन से जो आप जो उससे बेहतर आप उसका जो प्रयोग करके जो उससे जो आपको मूल्य मिलता है वह आपका अवसर लागत कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। सामाजिक घटक क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक घटक क्या है? सामाजिक घटक में लिखा हुआ है, व्यवसायिक पर्यावरण को सामाजिक घटक काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। समाज में शिक्षा का स्तर, जनसंख्या का आकार, लिंग अनुपात। रीति रिवाज, परंपरा, लोगों की रुचि, आदत, फैशन, शहरीकरण, जीवन यापन के तौर तरीके, लोगों की आय स्तर आदि ऐसे घटक हैं जिनसे पर्यावरण प्रभावित होता रहता है। इसे सामाजिक घटक कहा जाता है। इनकी अनदेखी साहसी नहीं कर सकता, अन्यथा उसे भयंकर परिणाम झेलने होंगे। अतः साहसी को अपना रणनीति इन घटकों पर ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। अब यहाँ ध्यान से आप देखिएगा कि सामाजिक यहाँ जो है घटक में क्या दिया था। सामाजिक घटक में आपको यहाँ बता रहा है जो व्यवसाय पर्यावरण को सामाजिक घटक काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। व्यावसायिक पर्यावरण, जिस पर्यावरण में व्यवसाय किया जाता है उसमें समाज का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे उस समाज में शिक्षा का स्तर क्या है, जनसंख्या का आकार क्या है, लिंग का क्या अनुपात है, किस रीति रिवाज के लोग वहाँ रहते हैं, कौन सी परंपराएं हैं, लोगों की रुचि क्या है, आदत क्या है, फैशन क्या है, शहरीकरण क्या है, या जीवन यापन के तौर तरीके, लोगों की आय स्तर आदि ऐसे घटक हैं जिनसे पर्यावरण प्रभावित होता है। इन सभी चीज़ों से तो होता है, इसे ही तो सामाजिक घटक। समाज में रहने वाले लोगों का क्या दिखाई दे रहा है आपको? आदत, फैशन, परंपरा, रीति रिवाज, शिक्षा का स्तर, जनसंख्या, इन सारे चीज़ों को हम लोग सामाजिक घटक कहते हैं। इनकी अनदेखी साहसी नहीं कर सकता है, अन्यथा उसे भयंकर परिणाम झेलने पड़ेंगे। तो साहसी को अपने रणनीति इन घटकों को ध्यान में रखकर ही तय करनी चाहिए। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है? तीसरा क्वेश्चन है, किन्हीं 2 वितरण मध्यस्थों के नाम बतावे। सिर्फ आपको 2 नाम पूछ रहा है, तो ये तो आसानी से बोला जा सकता है। 2 वितरण घटक कौन कौन से होंगे? तो पहला वितरण घटक, 2 वितरण घटक में मध्यस्थ में पहला विपणक, दूसरा वितरक।
पहला क्या हो गया, विपणक, और दूसरा वितरक। ये दो विपणन के घटक हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, व्यवहारिकता अध्ययन क्या है। आपका क्वेश्चन है व्यवहारिकता अध्ययन क्या है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हम लोग आकर के देखते हैं। आंसर नंबर 4 में, सामान्य बोलचाल की भाषा में व्यावसायिक लेन देनों के व्यवहार के अध्ययन को व्यवहारिकता अध्ययन कहा जाता है। अब जिसमें अब सामान्य बोलचाल में ये दिया, जो हम लोग जनरली जो कहा जाता है, व्यवसाय में जितने प्रकार के लेन देन होते हैं उस लेन देन के व्यवहार के अध्ययन को, कैसे लेन देन किया जाए, इन चीज़ों का अध्ययन करना ही व्यवहारिक अध्ययन कहलाता है। वस्तु और सेवाओं की भविष्य में कुल मांग क्या होगी, परियोजना का बाजार अंश कितना होगा, इत्यादि प्रश्नों के बाजार व्यवहारिकता संबंधित होता है। इसके लिए विभिन्न सूचनाओं का अध्ययन करना आवश्यक होता है, जैसे पूर्व या वर्तमान आपूर्ति की स्थिति, पूर्व या वर्तमान उपभोग का स्तर, आयात या निर्यात की स्थिति, मांग की लोच। इसके बाद है प्रतियोगिता की स्थिति, उपभोक्ता की पसंद, संतुष्टि, बाजार संबंधी नीतियाँ। यह हमारा क्या होता है, तो व्यवहारिकता अध्ययन कहलाता है। आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा। 5वां क्वेश्चन क्या है वो देखिए, व्यवसाय संवर्धन क्या है। व्यवसाय संवर्धन क्या है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। व्यावसायिक संवर्धन किसे कहते हैं। व्यावसायिक संवर्धन उस गतिविधियों और रणनीतियों को कहते हैं जो किसी व्यवसाय की जागरूकता बढ़ाने, ग्राहकों को आकर्षित करने, बिक्री को बढ़ावा देने के लिए की जाती है। इसमें विज्ञापन, जनसंपर्क, बिक्री प्रचार, सोशल मीडिया अभियान, ब्रांड को स्थापित करने, लक्षित ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए विपणन प्रयास शामिल होते हैं। यानी ऐसे सारे प्रयास जिससे आपका विक्रय बढ़ जाए, आपकी ऐसी सारी रणनीतियाँ या गतिविधियाँ जिससे आपका बिक्री बढ़े, जिससे ग्राहक आपकी ओर आकर्षित हो, इन चीज़ों को व्यावसायिक संवर्धन कहा जाता है। जिसमें विज्ञापन करना, जनसंपर्क करना, बिक्री प्रचार करना, सोशल मीडिया अभियान, ब्रांड को स्थापित करना, लक्षित ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए विपणन प्रयास शामिल होते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो हमारा छठा क्वेश्चन होगा। छठा क्वेश्चन क्या बता रहा है वो देखें। व्यावसायिक नियोजन क्या है। व्यावसायिक नियोजन क्या है, तो हम लोग देखते हैं। व्यावसायिक नियोजन में नियोजन किसी कार्य को करने, पूर्व सोच विचार करने, सर्वोत्तम विधि के चयन की बौद्धिक प्रक्रिया। नियोजन क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया, बौद्धिक प्रक्रिया है, जिसमें किसी कार्य को करने से पहले ही उसमें सोच विचार करना, उसमें सर्वोत्तम विधि का चयन करना, जिस विधि के सहारे आपको वह काम पूरा करना है। ये सब नियोजन का पार्ट है। भविष्य के गर्भ में झांक कर सर्वोत्तम वैकल्पिक कार्यपथ का चयन करना नियोजन कहलाता है। अब भविष्य में जा कर के, भविष्य यानी आने वाले दिनों के बारे में पहले ही सोच लेना कि हमारा आने वाला दिन कैसा होगा, ये नियोजन का काम है। कार्यपथ का चयन करना ही व्यावसायिक नियोजन कहलाता है। अब इसमें कुछ विद्वानों के द्वारा क्या लिखा है, डेविस एच हॉल्ड के अनुसार व्यावसायिक नियोजन नए उपक्रम के लिए व्यापक निर्देशों का समूह है। व्यावसायिक नियोजन क्या है, नए उपक्रम के लिए व्यावसायिक निर्देशों का एक समूह है। अगला लाइन इसमें दिया है, कर्टिलोफ एवं अन्य के अनुसार व्यावसायिक नियोजन को प्रविवरण के रूप में भी जाना जाता है। वास्तव में व्यावसायिक नियोजन एक लिखित विवरण है जिसमें यह लिखा जाता है कि उद्यमी क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है। व्यावसायिक नियोजन क्या है, जो व्यवसाय के लिए, व्यवसाय को आगे कैसे करना है, इसके लिए पहले कुछ लिखित आप रख लीजिए। उद्यमी आने वाले समय में क्या करना चाहता है, अभी वो क्या करता है, इन सारी चीज़ों को प्लानिंग के तहत रखना व्यावसायिक नियोजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट या परियोजना किसे कहते हैं। तो प्रोजेक्ट अथवा परियोजना से पूंजी का विनियोग किसी ऐसे व्यावसायिक अवसरों में करने जिसमें लाभ की संभावनाएं अधिक मात्रा में नजर आती है। परियोजना किसे कहते हैं, तो परियोजना का अभिप्राय यहाँ पर हो गया जो आपका कैपिटल है ना, उस कैपिटल को आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी विनियोग किसी ऐसे व्यावसायिक अवसरों में करने से जिसमें लाभ की संभावना अधिक मात्रा में, आप इंतजार करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो ऐसा कोई अवसर मिलेगा जिस अवसर पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो जाए, यही हमारा प्रोजेक्ट कहलाता है। परियोजना मूल्यांकन, 8वां क्वेश्चन हमारा बता रहा है परियोजना मूल्यांकन। 8वां क्वेश्चन क्या बता रहा है, परियोजना मूल्यांकन।
से के क्या उद्देश्य हैं, परियोजना मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं। इसके बाद 9 और 10 दो क्वेश्चन इसमें और बच जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं, परियोजना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो किसी परियोजना में बनाई गई, परियोजना मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है, जो किसी परियोजना में बनाई गई वह मानक स्तर पर बनाई गई जहां इनकी पहचान या जांच करना है। परियोजना मूल्यांकन में क्या होता है, तो परियोजना में जो बनाई गई मानक स्तर पर है, उस मानक स्तर पर उसे जाकर के उसको पहचानना या जांचना परियोजना मूल्यांकन कहलाता है। साथ ही जो परियोजना बनाई गई है वो लाभदायक है या नहीं, इसकी भी जानकारी परियोजना मूल्यांकन से होती है। एक साहसी या उद्यमी के लिए परियोजना का मूल्यांकन करना कठिन है। कार्य है, साहसी के पास उनके वैकल्पिक विद्यमान है, उन वैकल्पियों के आधार पर साहसी परियोजना की पहचान करता है। दूसरे शब्दों में साहसी स्थान, वातावरण, तकनीकी, कच्चा माल, संयंत्र या बाजार के आधार पर परियोजना का मूल्यांकन करता है। परियोजना मूल्यांकन हम लोग किसे कहते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लें। इसका उद्देश्य, परियोजना जो बनाते हैं, प्रोजेक्ट जो तैयार किया जाता है उसके वह मानक स्तर पर जो बनाया जाता है उसकी पहचान करना, जांच करना। साथ में उसमें और क्या देखना होता है, यह परियोजना हमारे लिए लाभदायक है या नहीं, इसकी भी जांच करना। साहसी या उद्यमी के लिए परियोजना का मूल्यांकन करना एक कठिन कार्य है। साहसी के पास अनेक विकल्प विद्यमान हैं, उन विकल्पों के आधार पर जो साहसी परियोजना की पहचान करता है। अब जैसे आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें आप रुपया लगा सकते हैं, लेकिन आप उसमें पहचान करके जो बेहतर होता है उसमें जा कर के लगाते हैं। साहसी स्थान, वातावरण, तकनीकी, कच्चा माल, संयंत्र, बाजार के आधार पर परियोजना का मूल्यांकन करता है। इन सारों चीज़ों को देख करके ही वो अपने परियोजना का मूल्यांकन करता है। अब हम लोग देखते हैं संसाधन क्या है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है, संसाधन का अर्थ उस माध्यम से है जो व्यक्ति और कार्य संपादन करने के लिए आवश्यक है। संसाधन किसे कहते हैं, जो व्यक्ति के द्वारा कार्य संपादन किया जाता है। तो जिन चीज़ों के सहारे वो अपने कार्य का उस कार्य को संपन्न करता है वो संसाधन कहलाता है। इसके अभाव में किसी उपक्रम की कल्पना नहीं की जाए। बिना संसाधन का कोई भी कार्य, बिना खून का कोई भी शरीर जीवित नहीं रह सकता है, बिना संसाधन का कोई व्यवसाय जीवित नहीं रह सकता है। कार्यशील पूंजी कितने प्रकार के होते हैं, कार्यशील पूंजी 2 प्रकार के होते हैं। पहला अस्थायी कार्यशील पूंजी। अस्थायी कार्यशील पूंजी विनियोग की वह न्यूनतम राशि है जिसकी आवश्यकता व्यवसाय में अस्थायी सुविधाओं के प्रयोग हेतु, चालू संपत्तियों के संचालन हेतु, इन पूंजी को अस्थायी कार्यशील पूंजी कहते हैं। अस्थायी कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, तो स्थायी कार्यशील पूंजी विनियोग की वह निम्नतम राशि है जिसकी आवश्यकता व्यवसाय में अस्थायी सुविधाओं के प्रयोग हेतु, संचालन, संपत्तियों के संचार हेतु, इस पूंजी को भी अस्थायी कार्यशील पूंजी कहते हैं। अब अस्थायी कार्यशील पूंजी के कुछ भाग होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला नियमित कार्यशील। नियमित कार्यशील पूंजी आवश्यक कार्यशील पूंजी की वह न्यूनतम राशि है जो चालू संपत्ति जैसे रोकड़, स्टॉक, रोकड़ में स्टॉक, स्टॉक से प्राप्त, प्राप्त में रोकड़, इसी प्रकार संचार के लिए आवश्यक है। संचित कार्यशील पूंजी। संचित कार्यशील पूंजी आवश्यक कार्यशील पूंजी का अधिक है जिसका प्रयोग भावी संभावना जैसे कीमत में वृद्धि, मंदी आदि के लिए किया जा सकता है। अब पहला हो गया अस्थायी कार्यशील पूंजी और दूसरा अस्थायी कार्यशील पूंजी के 2 भाग, नियमित कार्यशील पूंजी, संचित कार्यशील पूंजी। अगर आप इसके पॉइंट को भी सिर्फ आप नोट कर देते हैं एग्जाम में तो भी आपको बेहतर मार्क्स मिल सकता है। दूसरा परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी 2 प्रकार की होगी, अस्थायी कार्यशील पूंजी, परिवर्तनशील कार्यशील। अब अस्थायी कार्यशील पूंजी के 2 भाग, नियमित कार्यशील पूंजी, संचित कार्यशील पूंजी। तो परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी वह है जो विभिन्न समयों के अतिरिक्त संपत्तियों के लिए आवश्यक होती है। परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अल्पकाल में होती है, यह व्यवसाय में अस्थायी रूप से प्रयुक्त नहीं हो सकता है। यह भी 2 प्रकार के होते हैं। परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला मौसमी कार्यशील पूंजी, दूसरा विशिष्ट कार्यशील पूंजी। मौसमी कार्यशील पूंजी वह है जो मौसम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, और विशिष्ट कार्यशील पूंजी वह है जो विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट दीजिएगा, और मुझे आशा है जो सब्सक्राइब नहीं किए वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।